असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है, तो क्या अब भारतीय राजनीति महाराष्ट्र से होते हुए कुछ देश पे इसका असर करेगी? क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के लोगों ने नकार दिया है? क्या कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी की मदद कर रही है? यहाँ पर बीजेपी कह रही थी कि 29 महानगर पालिकाओं में से 22 या 23 में तो वो सत्ता में आएगी। देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव में सांप्रदायिकता का मुद्दा बहुत ज़्यादा रहा नहीं है। लेकिन चूँकि पिछले विगत 10-15 वर्षों में जो सांप्रदायिकता है, जातीयता या धार्मिक जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो अपने चरम पर जाते हुए दिख रही है। चुनाव तो थे शहरों के स्थानीय निकायों के, लोकल बॉडी के, लेकिन उसमें भी हिंदू मुस्लिम या फिर सांप्रदायिकता का रंग जो है तो वो भरा गया। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 2 भाइयों के इकट्ठा आने का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो ये बात युवाओं को लग गई। एक मुस्लिम समुदाय क्यों फ़ेवर कर रहा है एमआईएम को, या फिर एमआईएम के उम्मीदवार क्यों चुन के आ रहे हैं? बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम बेरोज़गारी तो पूरे समाज में ही है, तो मुस्लिम युवाओं में भी काफ़ी बेरोज़गारी है। ये सारे जो ये सांप्रदायिक तनाव की परिस्थिति है, तो इसका फ़ायदा ध्रुवीकरण करने वाली राजनीतिक पार्टियाँ अपने पक्ष में ले लेती है। बात चल रही है तो 2 नाम नवाब मलिक और अबू आज़मी, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है? तो इनके खिसक गए वोट कि इन्होंने संभाल रखे है अपनी अभी? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, उसमें हम समझेंगे कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, निकाय के जो चुनाव हुए हैं और उसका जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के क्या मायने हैं? उससे कई बातें निकल कर आ रही हैं। एक पहली बात ये निकल कर आ रही है, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के लोगों ने नकार दिया है? अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो आज के अखबारों की भी सुर्खियां है, क्या कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी की मदद कर रही है? एक ये सवाल उठ रहा है। तीसरा सवाल उठ रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, सीएम हैं, उन्होंने जो अपना गेर बदला है, अपनी जो एक विचारधारा कहें या अपनी जो बातों की शैली बदली है, उसका क्या असर पड़ा है? और चौथा जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, वो असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है, तो क्या अब भारतीय राजनीति महाराष्ट्र से होते हुए कुछ देश पे इसका असर करेगी? इन सबको हम समझेंगे, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हो रहा है? इन सबको समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हारिस शेख साहब जुड़े हुए हैं, जो कई बड़े-बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, ईटीवी में रहे हैं, हर जगह रहे हैं, ज़मीनी पत्रकार हैं, ज़मीन की खबर समझते हैं और सही एनालिसिस देते हैं। इनके आपने हमारे में पहला वीडियो भी दिया होगा जिन्होंने डिटेल में सब कुछ समझाया था। तो अब इनसे पहले ही सवाल हारिस साहब, जो ये चुनाव आए हैं, का रिज़ल्ट आया है, इसकी उम्मीद थी कि ये ऐसे ही आएगा? देखिए हैदर साहब, बेसिकली जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, तो उस चुनाव में अक्सर जो प्रदेश पे राज करती है, प्रदेश में सत्ता थी होती है पार्टियाँ, उनको अपर हैंड रहता है। तो आप अगर तेलंगाना का स्थायी निकायों के चुनाव के परिणाम देखिए, पंजाब के स्थायी निकाय के परिणाम देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन के, तो यही रिजल्ट रहा है। यहाँ पर बीजेपी कह रही थी कि 29 महानगर पालिकाओं में से 22 या 23 में तो वो सत्ता में आएंगी, और ऐसा ही हुआ है जिस तरह से उनको उम्मीद थी। तो मतलब मुमकिन था, मतलब जिस तरह से प्रेडिक्ट किया था उस टाइप से बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आए हैं। सर, हम ये जानना चाह रहे थे, जब आप ज़मीन पर थे, ग्राउंड रिपोर्ट पर थे, तो क्या इस तरह का लग रहा था कि ये इसी तरह का माहौल आएगा कि ये तो बीजेपी का प्रोडक्शन हो गया, लेकिन लोग क्या सोच रहे थे ज़मीनी? तो देखिए, ये जो अर्बन बॉडी के चुनाव थे, मतलब शहरी लोगों ने मतदान किया है। 29 शहर जो है, मुंबई है, पुणे, नासिक, नागपुर, जालना है और सोलापुर है। इस टाइप से शहरों के लोगों ने इसका इसका इसमें वोटिंग किया है। दूसरी बात एक आपको अहम बता दूं कि
मुंबई जैसे हम उदाहरण के लिए लें, मुंबई के महानगर पालिका की मियाद जो है वो 2022 में खत्म हो गई थी। 22 से 25 तक यहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर महापौर नहीं था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक राज कर रहा था। तो पूना में तकरीबन 9 साल के बाद में चुनाव हुए हैं, मतलब उनकी मियाद खत्म होकर 3 साल हो गए थे। तो बेसिकली और भारत में शहर जो है तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो शहरों में एक उथल पुथल, लोगों के दिल में जो ये था, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, या फिर स्थानीय जो मुद्दे हैं, जैसा पूना में ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कई जो बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्रीज है जो वो पूना छोड़कर हैदराबाद या दूसरी तरह शिफ्ट हो रही है। मुंबई में तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बारिश के पानी का प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें हैं, ऐसा लग रहा था कि लोग त्रस्त आ चुके हैं, त्रस्त है। जमीन पर तो इतनी फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी जिस टाइप से निकाला है, लेकिन काफी फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। तो वो तो पॉलिटिक्स होता है, मतलब एक दिन वोटिंग होता है और उसमें जो जादू किया जाता है पहले कुछ वोटिंग के कुछ दिन पहले से, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीजें होती है, तो उसका भी अहम रोल रहा है इसमें। ऐसा भी एक ये भी समझाइए, भले ये निकाय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, लेकिन जो बात हुई है वो तो हिंदू मुसलमान तक की बात हुई है सर। अगर हम सीएम साहब के को भी देखें, उनके कई इंटरव्यू देखें, तो उन्होंने जो कहा है और नीलेश राणे जिस तरह से कह रहे हैं, तो ये क्या एक बदलाव है इससे पहले? क्योंकि आपने कई चुनाव कवर किए हैं और आपने सीएम साहब को भी देखा, उद्धव का भी देखा है, तो ये क्या बदलाव आप किस तरह से समझ रहे हैं इसे? देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव में सांप्रदायिकता का मुद्दा बहुत ज़्यादा रहा नहीं है। लेकिन चूँकि पिछले विगत 10-15 वर्षों में जो सांप्रदायिकता है, जातीयता या धार्मिक जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो अपने चरम पर जाते हुए दिख रही है। बहुत ज़्यादा उसका जो है तो मेनस्ट्रीमाइज़ेशन या ब ब मत मुख्य धारा में ये आ गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि चुनाव तो थे शहरों के, स्थानीय निकायों के, लोकल बॉडी के, लेकिन उसमें भी हिंदू मुस्लिम या फिर सांप्रदायिकता का रंग जो है तो वो भरा गया। उसके उसके पीछे एक दूसरा और मुद्दा है कि शहरों में जो है तो मुस्लिम आबादी काफ़ी है और स्लम पॉकेट्स बहुत है, स्पेशली मुंबई जैसे एरिया में, नागपुर में। तो ये ध्रुवीकरण का फ़ायदा तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, उन पार्टियों को ध्रुवीकरण का फ़ायदा होता ही है। इसलिए एक पक्ष जो है तो ध्रुवीकरण करता है, ध्रुवीकरण के समर्थन में बयान देता है, तो दूसरा भी पक्ष ऐसा होता है राजनीति में, वो उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। तो राजनीति में ये आपने कहा कि नितेश राणे, ये जो यहाँ पे फिशरीज़ के मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पूर्व नारायण राणे उनके पुत्र हैं। तो हमने देखा है कि विगत 3-4 वर्षों से काफ़ी ये सांप्रदायिक बयान इनके जो है तो चर्चा में रहे हैं। ये हालाँकि इन पे काफ़ी तनकीद भी, टिप्पणी भी की गई कि कैबिनेट में रहते हुए कैबिनेट मिनिस्टर इस टाइप से खुलेआम सांप्रदायिक राजनीति कैसे कर सकता है? हालाँकि वो तो घटना से या संविधान से बना हुआ व्यक्ति होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये सब चुनाव जो थे महानगर पालिका, उसके मद्देनज़र विगत कुछ दिनों से ये ऐसा बिल्ट अप हो रहा था, मतलब। सर, एक चलिए ये बीजेपी की बात हुई, अगर हम शिवसेना की बात करें तो पहले ये दोनों ब्रदर्स का साथ आना का कोई फायदा नहीं हुआ? आगे फिर ये अलग हो जाएँगे कि अब आगे इस साथ में चलेंगे? हम ऐसा नहीं कह सकते कि 2 भाइयों के इकट्ठा आने का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, ब आप अगर वो ताज़ा इतिहास अगर देखें तो 2022 में जिस टाइप से बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 2 खेमे किए, बगावत की और 40 अ, विधायक लेकर वो गुवाहाटी गए और उसके बाद सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए और 2.5 साल मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद जो है तो शिवसेना का पक्ष चिन्ह जो है तीर कमान, वो भी उनसे छीन लिए गए उद्धव ठाकरे से। और सुप्रीम कोर्ट में केस गई, तो केस का अभी तक कोई रिजल्ट परिणाम आया नहीं है कि चुनाव का जो नाम है, पार्टी का नाम है ओरिजिनल किसके पास रहेगा और चुनाव चिन्ह किस। देखिए, 1900 लगभग 50 40 से 50 बरस हो गए शिवसेना की स्थापना के बाद। ये चुनाव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण रहता है। किसी पार्टी से अगर चुनाव चिन्ह ही खींच लिया जाए तो उसको चुनाव में मैदान में जाकर
वोटर को कन्विंस करना बहुत हार्ड मुश्किल होता है। तो भले ही अभी सोशल मीडिया के ज़माने में नया चुनाव चिन्ह कुछ 1-2 दिन के समय में ही पहुँच गया, लेकिन मुश्किल था। तो उस अवस्था में उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ कई केसेस थे, उसके बाद उनको नई पार्टी और 40 विधायक छोड़ के चले गए थे। उसके बाद जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि राज और उद्धव के बीच में जो है तो एक कुछ लोगों ने बात की और बाद में उनको लगा कि ये बीएमसी जो है मुंबई की जो महानगर पालिका है जिसका 75,000 करोड़ का बजट है, ये अपने हाथ में रहना चाहिए। तो उसके लिए वो इकट्ठा आए और यहाँ पे उन दोनों भाइयों को 75 जो है तो नगर सेवक उनके चुन के आए। तो इसमें एक है कि इतना ये आंकड़ा जो है तो बहुत कम नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल 20, 30, 25 पर सिमट जाएँगे। हाँ, इसमें राज ठाकरे को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला नहीं है। उनके सिर्फ 6 जो है तो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं। लेकिन राज ठाकरे ने एक अहम भूमिका निभाई है उद्धव ठाकरे की इसमें वोट ट्रांसफर करने में या फिर उनकी ज़मीन जो है तो मजबूत करने में। सर एक चीज़ ये भी समझेंगे क्योंकि जो महाराष्ट्र से बाहर के लोग हैं वो ये समझना चाह रहे हैं, क्या एकनाथ शिंदे ने अपने आप को बाला साहब का असली वारिस घोषित कर दिया है और महाराष्ट्र के लोगों ने उस पे मोहर लगा दी है इस चुनाव में? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना शुरू की थी तो कई आंदोलन और कई जो है तो एक्टिविटीज़ और गतिविधियों में से आगे लाकर वो सबसे पहले उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में सत्ता हासिल की। उसके बाद जो है तो कुछ औरंगाबाद में उनका पहला जो सांसद चुन के आया, उसके बाद नासिक और पुणे इधर वो गए थे और एक नई पार्टी स्थापन करके उसको राज्य में 2 बार सत्ता में लाना, ये अलग बात है और किसी पार्टी को तोड़ना और बनाना। जैसा मैं आपको बता दूँ कि जो तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश की, ये मूल रूप से जो रामाराव थे प्रसिद्ध अभिनेता, उन्होंने वो तेलुगु अस्मिता केस पे बनाई थी। लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू ने बगावत की और बनाया तो ये बाला साहब हो या फिर डी रामाराव हो, ये इन लोगों ने अपने अपने करिश्मा इस्तेमाल करके एक पार्टी को जन्म दिया होता है और उसको ब्रेक करके आप अगर उसको बनाते हैं तो उसमें आपका उतना योगदान नहीं होता है जितना संस्थापक का होता है। तो और दूसरी मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे मुंबई में एकनाथ शिंदे की पार्टी को खेमा जो है उनका, उसको उतने कॉर्पोरेटर चुन के नहीं आए हैं, जितना लगा। अगर यहाँ पे 2017 में 84 नगर सेवक थे शिवसेना के, जब शिवसेना इकट्ठा थी। अगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं असली शिवसेना मेरी है, तो फिर 84 के उनके बिल्कुल सिमट क्यों गए? उनके 30 के अंदर जो है तो उनके कॉर्पोरेटर आ गए। तो यहाँ पे उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यहाँ पे रिस्पॉन्स उद्धव और राज ठाकरे को ही मिला है मुंबई में। शिवसेना सर के आप बात सर कांग्रेस और एनसीपी की क्या स्थिति है? वो ज़मीनी अपनी बचाए हुए हैं कि खो रही हैं धीरे-धीरे? कांग्रेस और एनसीपी देखिए एनसीपी भी शिवसेना जैसा जो है तो 2 खेमों में बढ़ गई है। अजित पवार इसमें शरद पवार मूल रूप से, तो उसमें उनकी ताकत बढ़ गई है। और दूसरा कांग्रेस का जो है तो कांग्रेस भी बहुत बुरी हालत से राज्य की प्रदेश की कांग्रेस जो है तो बहुत बुरी हालत से गुजर रही है। यहाँ पर प्रदेश का जो है तो विधानसभा में बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। दूसरी एक जो बात हैदर भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये स्थानीय निकाय के चुनाव में एक बात जो सामने आई है, उसमें से एक बात एक आ रही है कि कांग्रेस की जो वोट है, खासकर कांग्रेस का जो जनाधार बीजेपी के राइज के बाद कांग्रेस का जो जनाधार था, उसमें मुस्लिमों के वोट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में थे। उसमें दलित भी है और उसमें मेनस्ट्रीम मराठा और ओबीसी और ये भी है। लेकिन मुस्लिम जो है तो मुस्लिम वोट्स का एक काफ़ी बड़ा परसेंटेज था। लेकिन अभी ये जो 3 दिन पहले चुनाव हुए 29 महानगर पालिका में, इसमें एक देखने को मिला है कि कांग्रेस की कई जो कांग्रेस का जो लॉयल वोटर था वो
असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम की तरफ खिसक रहा है या फिर ऑलमोस्ट खिसक गया है। तो ये बहुत क्या कहेंगे अपन एक रॉन्ग सिग्नल है, गलत ये धोखे की जो सिग्नल है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस की बुरी हालत, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। बाकी उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है वो वहाँ पे। तो वो रिवाइवल के स्टेट में है, उसमें एक जो छोटी पार्टियाँ जो है तो वो मौका साध ले रही है। जैसे एमआईएम जैसी पार्टी है। सर, अब एआईएम की बात हुई है तो अगर चुनाव में देखा जाए तो चर्चा ज्यादातर एआईएम की ही हो रही है। तो ये हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो ये बात युवाओं को लग गई। देखिए इस महानगर पालिका के चुनाव का सबसे जो टॉकिंग पॉइंट है वो एमआईएम का जो राइज हुआ है महाराष्ट्र में। पूरे महाराष्ट्र में उनको 114 से 20 तक के उनके कॉर्पोरेटर्स चुन के आए हैं। तो इस पे काफ़ी राजनीतिक विश्लेषक भी हक्का-बक्का हुई है कि ये और उसका विश्लेषण चल रहा है कि ऐसे के मतलब एमआईएम जैसे पार्टी जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, उतनी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि उनको इकट्ठा 1-2 मुंबई, नासिक, मालेगाँव ये मुस्लिम पॉकेट से मिलेंगे। लेकिन अभी अगर हम ये नंबर्स पे टैली पे नज़र डालें तो उनको नांदेड़, छत्रपति संभाजी नगर, उसके बाद अमरावती में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नागपुर शहर में एमआईएम का कभी एंट्री नहीं हुआ था। मुंबई में उनके राज ठाकरे से भी ज़्यादा नगर सेवक जो है तो चुन के आए हैं और मालेगाँव में काफ़ी है। तो उनको अनएक्सपेक्टेड जो कहेंगे हम उस टाइप से उनको सक्सेस मिला है एमआईएम का। एमआईएम की सक्सेस के पीछे कई कारण हैं। उसमें एक तो आरोप लगाया जाता है कि एमआईएम जो है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन ये एक आरोप के ये आरोप तो कोई मतलब सिद्ध करना आसान नहीं है। ये तो एक विरोधी या फिर कांग्रेस का आरोप रहता है। लेकिन हमको थोड़ा-सा जब हम लोग जाते हैं अलग-अलग मुस्लिम पॉकेट्स में घूमते हैं तो लोगों से पूछते हैं तो एक मुस्लिम समुदाय क्यों फेवर कर रहा है एमआईएम को या फिर एमआईएम के उम्मीदवार क्यों चुन के आ रहे हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। उसमें कुछ ऐसे कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम बेरोज़गारी तो पूरे समाज में ही है, तो मुस्लिम युवाओं में भी काफ़ी बेरोज़गारी है। तो और बेरोज़गारी बेरोज़गार युवा जो है तो छोटे-मोटे उद्योग जो शहर छत्रपति संभाजी नगर हो, पूना हो, मुंबई है, ये एक गिग वर्कर्स हो या फिर दूसरे कोई रोज़गार के जो साधन है, जो उनको रोज़ 500 हज़ार रुपए या 1500 रुपए वो कमा लेते हैं। रोज़गार की समस्या की वजह से ये ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ युवा काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद विगत 10 सालों में जो कुछ घटनाएँ सांप्रदायिक घटी है महाराष्ट्र में, जैसे यहाँ पर कई जगह पे लो इंटेंसिटी के जो कम्युनल राइट्स जिसको कहेंगे जैसा उसे सावड़ी नाम से सासाराम एक गाँव है, वहाँ पे एक घटना हुई है। छत्रपति संभाजी नगर में भी सांप्रदायिक तनाव की परिस्थिति थी। अकोला में ये घटना हुई है, अमरावती में हुई है। नागपुर में औरंगज़ेब की कब्र के मुद्दे को लेकर एक दंगा हुआ था। ये सारे जो ये सांप्रदायिक तनाव की परिस्थिति है, तो इसका फ़ायदा ध्रुवीकरण करने वाली राजनीतिक पार्टियाँ अपने पक्ष में ले लेती है। तो इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। मतलब दोनों राइट विंग ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो। तो उसका उसका असर ये दिख रहा है कि इसमें जो सेक्युलरिज़्म की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, तो इनका जो बेस है, वोटर बेस ये खिसक रहा है इन पार्टियों की तरफ। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है हैदराबाद। सर, अब बात चल रही है तो दो नाम, नवाब मलिक और अबू आजमी, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है? तो इनके खिसक गए वोट की इन्होंने संभाल रखी है अपनी अभी? देखिए एक हमको बात समझना पड़ेगा कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो है तो ये एक बार आपको वोट मिलते हैं, ये बार-बार वोट नहीं मिलते हैं। मतलब ये कंटिन्यूएशन ये तो हम जिसे कहते हैं जोश की राजनीति। तो
लोगों को कोई अल्टरनेटिव जब दिखता नहीं है तो लोग इस टाइप की ध्रुवीकरण की राजनीति में फंस जाते हैं। जैसा समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में इसके पहले काफी मुस्लिम बेल्ट्स में, मुस्लिम पॉकेट्स में उनके नगर सेवक चुन के आते थे, उनके विधायक भी चुन के आते थे, लेकिन उनको कुछ डिलीवर नहीं कर पाई वो पार्टी, जो वो पार्टी ने कुछ दिया नहीं। वोट तो उनको मिले, अच्छी खासी मिले, उनके नगर सेवक भी आते थे, लेकिन जब डिलीवर करने का समय आता है तो वहां पे ये पार्टियां फेल हो जाती है, उनके एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो जाते होते हैं। नवाब मलिक जो है, नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस में है, वो अजित पवार के खेमे में उन्होंने ज्वाइन किया था और उनके खिलाफ जो कुछ ईडी की कार्रवाई हुई थी, उनके बाद जेल में भी गए वो। उसके बाद थोड़ा वो स्लो डाउन हो गए, मतलब वो राजनीति में जैसे पहले तो वो राष्ट्रवादी के मुख्य प्रवक्ता थे, तो बार-बार टीवी पे आना और उनके काफ़ी प्रोग्राम हुआ करते थे। तो अभी उनके उनके फैमिली में 2 लोग मुंबई के नगर सेवक चुन के आए हैं, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा उनका जो एक्टिविटीज़ सक्रिय राजनीति, वो तो खुद इस बार विधानसभा चुनाव में खड़े नहीं थे। मतलब उनकी बेटी जो है तो उनके सीट से खड़ी थी, वो जो चुन के आई अजित पवार को। सर वो चलते-चलते ये बता दीजिए कि मेयर का क्या खबर आ रही है मुंबई से? देखिए, यहाँ पर मेयर के तो 2-3 बातें हैं। एक तो लॉटरी सिस्टम से होगा कि मेयर का पद एक तो रिज़र्व है या फिर किसी महिलाओं को आरक्षित है या फिर कोई अलग कैटेगरी को आरक्षित है। तो वो जब तक लॉटरी नहीं ओपन होती तब तक क्लियर नहीं हो पाता। दूसरी बात है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मुंबई में चल रही है कि जब से रिज़ल्ट लगे हैं, एकनाथ शिंदे के जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर है, उन उन लोगों को जो उनके 20-25-24 नगर सेवक है, वो बांद्रा के, मुंबई में बांद्रा जगह है, वहाँ पे ताजलैंड्स एंड में रह रहे हैं, वो अपने-अपने घर नहीं गए हैं। तो बेसिकली जब चुनाव के बाद विधायक, सांसद या कॉर्पोरेटर को किसी गुप्त जगह या फिर होटल या रिसॉर्ट में रखा जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि राजनीति तनातनी की चल रही है या फिर बार्गेनिंग जो है तगड़ी हो रही है। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी और एकनाथ शिंदे के दरमियान इस टाइप से बार्गेनिंग या तनातनी की। तो लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे शायद कोई मेयर पोस्ट मांग रहे होंगे, इस टाइप की ये चाल जो उन्होंने खेली है कि अपने जो कॉर्पोरेटर है तो होटल में पार्क कर दिए है, या फिर वो स्थायी समिति जिसमें सारे फाइनेंस के व्यवहार होते हैं वो मांग रहे हैं। तो ये सब पावर स्ट्रगल अभी शुरू हो चुका है यहाँ पे मुंबई में। सर चलते-चलते एक अपना अनुभव बता दीजिए। आपने कई सालों से महाराष्ट्र के चुनाव देखे होंगे बीएमसी के, तो इससे इंटरेस्टिंग चुनाव इससे पहले भी कोई था इतिहास में कि ये आपको कैसा लगा? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए चुनाव जो होता है वो हर चुनाव अलग होता है और हर चुनाव पिछले चुनाव से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी घटती हैं जैसे भारत के, अगर स्वतंत्र भारत का इतिहास देखो तो उसमें इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। उसके बाद जो चुनाव हुए थे तो वो अलग होंगे, हमने तो देखे नहीं, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए हुए थे क्योंकि यहाँ पे पिछली 3 सालों के अंतर में 2 पार्टियाँ टूटकर उसकी 4 पार्टियाँ हुई है। शिवसेना टूटकर शिवसेना और एनसीपी 4 पार्टियाँ, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई थी। उसके बाद सारे लोगों की नज़रें थी कि अब लोकल बॉडी इलेक्शन में इसका क्या परिणाम होगा। तो उस वजह से ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग हो गए थे और काफ़ी आना-जाना बहुत हुआ। लोग कह रहे थे कि इतना पैसा इसको दिया और वो पार्षद फोड़ के लाए, ऐसे इस टाइप से जो तो सारे लोगों को उम्मीद थी कि कैसा होगा, शिवसेना अपना होल्ड कायम रखेगी मुंबई में, उद्धव ठाकरे रखेंगे या वाइप आउट हो जाएँगे राजनीति से, ये सब बातें हो रही थी। तो इसलिए इस वजह से ये चुनाव मुझे लगता है कि विगत 20-30 सालों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। इसी तरह से जब तक होगा हम लोग आपसे बराबर चर्चा करते रहेंगे। इसी तरह से वक़्त निकालते रहिएगा हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।